प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि वाक्य की शुरुआत हम लोगों ने किया है और आज वाक्य के हम लोग अगले सेशन के विषय में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि वाक्य को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य क्या है, पदबंध क्या है, उपवाक्य क्या है। इनके विषय में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया। मैंने कहा था कि इन तीनों को पढ़ने से पहले हम वाक्य के संदर्भ में पहले हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वाक्य क्या है, क्योंकि याद होगा मैंने आपको बताया था कि इन तीनों हिस्सों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो वाक्य है। और मुझे लगता है कि आप लोग वाक्य के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे कि वाक्य अब हमको इस तरीके से पढ़ना है। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ध्यान से सुनते हुए इस काम को अंजाम देना है, जिससे आप बेहतर से बेहतर कर सकें। वाक्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक परीक्षा में वाक्य से एक आध प्रश्न आ ही जाता है। अब वाक्य से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, इसके लिए हम एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। जब हम डायग्राम के अंदाज में कोई चीज़ बताते हैं और जितने एरोज बनते हैं डायग्राम में, ये मान लीजिएगा कि वो सभी परीक्षा के प्रश्न ही साबित होंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर, तथ्य अगर हम पढ़ते हैं तो हमें माइंड से विस्मृत हो जाता है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा गुण है आपके अंदर, क्योंकि भूलना भी जिंदगी के एक अच्छे हिस्सों में से माना जाता है। पर शर्त ये है कि क्या भूलना है और क्या याद करना है। ऐसी चीज़ें जो आपको ऐसा लगता हो कि इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसे तथ्यों को, ऐसे वस्तुओं को या ऐसी बातों को या ऐसे व्यक्तियों को भूल जाना ही हमारे आपके लिए बेहतर होता है। और ये सवाल पैदा होता है कि अगर इस तथ्य पर अगर हमारा बेहतर कमांड रहा होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसका मतलब ये है कि हमें इस हिस्से को याद करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। वाक्य, वाक्य जिसे आप सेंटेंस कहते हैं। वाक्य में हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या जानना है, सबसे पहले हम उन विषय वस्तुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो एक हिस्सा तो यहाँ से शुरू होता है कि हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा हिस्सा जो कि इससे है वो वाक्य के तत्व। तत्व में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 बार आधे तक का प्रयोग होगा, क्योंकि ये तत् धन त्व प्रत्यय से मिलकर के बना है तत्व। मैंने ज़्यादातर विद्यार्थियों को तत्व लिखने में सिर्फ एक ही त का प्रयोग करते हुए देखा है, तो ऐसी गलती आप ना करें। इसी क्रम में हम ये देखेंगे कि वाक्य के अंग या फिर भाग कितने होते हैं, ये भी इसके महत्वपूर्ण हिस्से में शामिल है। फिर एक सवाल पैदा होगा, वाक्य के भेद कितने हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इस बात की जानकारी भी हमें अलग अलग आधारों पर हासिल करना होता है, ये बात आप ध्यान रखें। कौन कौन से आधार होंगे हम अभी आगे चर्चा कर लेते हैं। फिर इसी क्रम के आगे एक सीक्वेंस आपको मिलेगा जिसे कहा जाता है वाक्य रूपांतर। क्या मतलब है?
अभी इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अगर हम इन्हीं सीक्वेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए देखें तो हमको देखना ये है कि आखिर काल के आधार पर हम वाक्य को कितने भागों में रखते हैं, और इसका एक और अंतिम हिस्सा वाच्य के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। ये सारे सवाल हैं, ये सभी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के। अब हमको ये देखना है कि हम कैसे इसे आसानी से अचीव कर पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब तथ्य को सुन रहे होते हैं या जब मैं बोल रहा होता हूं तो बेहतर है कि आपके मन में कोई दूसरी बातें न चलें। हमें ऐसा महसूस होता है, या मेरे साथ भी ये घटना घटी है, जाहिर है तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं होता होगा कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप थोड़ा सा पढ़े, आपको क्लास की बात, दोस्तों की बात, फैमिली की बात, ये तमाम प्रकार की बातें आंशिक रूप से आपके मन में आती हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करके चली जाती हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल एक शब्दावली होती है, आत्मनियंत्रण करना सीखें। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप आत्मनियंत्रित रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो चीज़ें सुन पा रहे हैं वो एक एक करके आपके माइंड में इस तरीके से छपता चला जाएगा कि जब कभी भी रिवीजन करेंगे या जब कभी भी परीक्षा से आपका सामना होगा तो वो एक एक बातें आपके सामने डिस्प्ले होती नज़र आएंगी। आपको लगेगा कि आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है और उसी में से सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको उसका उत्तर देना है। पर ऐसा बहुत अच्छे कंसंट्रेशन से पढ़ाई करने के बाद होता है। तो आइए फिर हम इसके अगले हिस्से पर बात करें। तो जहाँ तक परिभाषा की बात रही है, परिभाषा ऑलरेडी मैंने लिखा रखा है पर फिर भी मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। ये बात मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि ध्यान रखिएगा वाक्य के कितने तत्व हैं, तो इसका बहुत अच्छा सा उत्तर होगा कि वाक्य के मुख्य 6 तत्व हैं। ये 6 तत्व हैं कौन कौन से, इनके सीक्वेंस के बारे में जान लें। पहला तो कोई भी वाक्य सार्थक होनी चाहिए, तो इसलिए कहा गया कि पहला जो तत्व है वो है सार्थकता। ये कोई भी वाक्य क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। और दूसरा तत्व ये है कि कोई भी वाक्य योग्य होना चाहिए, योग्यता। तीसरा तत्व है आकांक्षा। अगला है निकटता। अगला है पदक्रम। और अन्वय। ये क्या होते हैं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। निकटता का आशय ये है कि जैसे मान लीजिए एक वाक्य है तो वाक्य में कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। ये हिंदी के वाक्यों की प्रवृत्ति है, जबकि इंग्लिश में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। तो ये निकटता,
माने कर्ता के बाद अगर आप क्रिया रख देते हैं हिंदी में तो उससे बहुत सारे नुकसान होंगे, आपकी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो ये सारे तत्व बहुत ही आवश्यक हिस्से में माने जाते हैं। सवाल अगर आपसे ये पूछा गया कि वाक्य के अंग या भाग कितने हैं, तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग या भाग कहे जाते हैं। सवाल है कौन कौन से, तो एक का नाम आपने सुना होगा उद्देश्य, और वहीं दूसरा है विधेय। इंग्लिश वर्जन में इसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। अगर अंग्रेजी के माध्यम से हम इसे जानना चाहें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। भेद की बात करें तो भेद में एक मूल बात यह है कि हम 2 आधारों पर इसका बंटवारा करते हैं। हमारे पास इसके भेद को वर्गीकृत करने के लिए 2 आधार हैं। पहला, रचना के आधार पर कहते हैं इसके भेद अलग हैं, और अर्थ के आधार पर इसके भेद अलग हैं। अब सवाल ये है कि रचना के आधार पर यदि आपसे कहा जाए तो आप बताइएगा कि इसके मुख्यतः 3 भेद हैं। अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा इसके 8 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं इसकी बात हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे, जब अभी इसके विस्तार से हम बात करेंगे तब। तो सिर्फ अभी यहाँ इतना जानना है कि वाक्य का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं जब भेद की बात आती है। एक रचना के आधार पर हम इसके भेद की बात करेंगे तो 3, अर्थ के आधार पर इसके भेद 8 होते हैं। वाक्य के रूपांतर वाले हिस्से में होता क्या है कि जैसे एक होता है सरल वाक्य, सरल, मिश्र और संयुक्त, जो कि इसके 3 भेद हैं। सरल वाक्य को हम कैसे मिश्र में बदलें या फिर कैसे हम उसे संयुक्त में बदलें, यही है रूपांतर क्रिया। हो सकता है 2 सरल वाक्य आपको दे दिए जाएं और कहा जाए कि इन 2 सरल वाक्यों को मिश्र में अगर हमको बोलना हो या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या इन वाक्यों को, इस सरल वाक्यों को संयुक्त में लिखना है तो कैसे लिखना होगा। ठीक इसी आधार पर हो सकता है कि एक मिश्र वाक्य आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इस मिश्र वाक्य को या तो सरल में बदलिए या फिर संयुक्त में बदलिए, या फिर आपको संयुक्त वाक्य दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि ये जो संयुक्त वाक्य है इसे आप सरल में या फिर मिश्र में बदलिए। यही प्रक्रिया परीक्षा में पूछा जाना है आपसे। बेहद सरल है, कहीं कुछ समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम आपको ये बता देंगे कि आखिर सरल, मिश्र और संयुक्त होते क्या हैं, इनकी पहचान क्या है, तो कोई भी वाक्य अगर उस पैटर्न पर दिया गया होगा तो बेहद सरलता से आप बता पाएंगे कि ये सरल वाक्य का ये वाला मिश्र वाक्य होगा, या इस तरीके से लिखा होगा तो संयुक्त वाक्य होगा। ये बहुत सरल सी संकल्पना है जिसे आप समझेंगे। फिर एक सवाल आपसे पूछा जाता है, आप बताइए कि काल के आधार पर अगर हम इसको कितने भागों में बांटते हैं, तो 3। कौन कौन से हैं? एक होता है वर्तमान काल का वाक्य, दूसरा होता है भूतकाल का वाक्य, और तीसरा होता है भविष्यत काल का वाक्य। क्या होगा? भविष्यत काल। इसी पैटर्न पर यदि आपसे पूछा जाए कि बताएं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं हमको करना क्या क्या है। हम इसमें सीखेंगे परिभाषा, आप जान रहे हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो 6 कौन से हैं ये आपके सामने दिया गया है। ये 6 ध्यान रखिएगा।
कभी कभी 3 इसमें से दे देगा, 4 कोई नवीन शब्द बना करके दे देगा, पूछा जाएगा कि कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। यदि ये याद होगा तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वाक्य का अंग या भाग क्या होता है, माने उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, अभी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा, उसके बाद हम इसके भेद पर बात करेंगे कि भेद क्या है, और हम उसके बाद वाक्य के रूपांतर वाले हिस्से पर बात करेंगे कि कैसे वाक्य को रूपांतरित किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद ये जो काल और वाच्य वाला हिस्सा है, ये हम जब वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, माने क्रिया, हिंदी का जब क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया पढ़ने के दौरान ही ये आपको बताया जाएगा, क्योंकि बिना क्रिया पढ़े अगर मैंने आपको ये बताया तो एकदम क्लियर तो हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी विषय वस्तु को हम कहीं से भी बताएंगे तो हम प्रयास यही करेंगे कि वो आपको समझ आ जाएगा, पर वो आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से बना रहे, ये कहाँ पढ़ना है ये हम जानते हैं कि यदि आप क्रिया के बाद पढ़ते हैं, क्रिया के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये सारी बातें, ये सारे तथ्य बहुत आसानी से याद हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काल में और वाच्य में जो रोल है मूल रूप से वो क्रिया का है। और क्रिया पहले अच्छे तरीके से जान लीजिए कि क्रिया होती क्या क्या है, कैसी कैसी है, कितने प्रकार की होती है, भेद क्या है, पहचान क्या है। जब ये सारी बातें आप जान पाएंगे तो उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि वाक्य के सेंस में ये भी कहीं ना कहीं आता है, जिसके कारण मैं आपको बता दिया हूँ। तो सवाल अगर कभी डायरेक्ट पूछे कि काल कितने प्रकार के होते हैं तो 3, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो 3, इनका आंसर्स आपको पता होना चाहिए, जिससे सवाल आपके लिए ईजी हो जाए। शुरू अब हम करते हैं वाक्य के अंग या भाग वाले हिस्से से। तो आइए देखते हैं कि वाक्य के अंग या भाग जो 2 हैं, उद्देश्य और विधेय, ये क्या होते हैं। इसे अगर आप चाहें पॉज करके आप इसे लिख लें, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग या भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः हम लोग उद्देश्य कहते हैं और विधेय कहते हैं। उद्देश्य भी 2 प्रकार का होता है, एक मुख्य होता है, एक उद्देश्य विस्तार होता है। एक मुख्य उद्देश्य, एक उद्देश्य विस्तार होता है। ऐसे ही एक मुख्य विधेय होता है और विधेय विस्तार, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि एक तो होता है मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार। बहुत कठिन बात नहीं है, केवल आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी संकल्पनाएं कैसे हम माइंड में रखेंगे। आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, कहीं तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। एक होता है मुख्य विधेय और विधेय विस्तार। उद्देश्य क्या होता है, इसकी परिभाषा को अगर हम समझें तो कहा जाता है किसी वाक्य में जो कार्य करने वाला या जिसके विषय में
कोई सूचना दी जाए, कोई सूचना दी जाए उद्देश्य कहलाता है। और जब उद्देश्य आप निकाल लेंगे तो उसी के आधार पर विधेय निकलता है। विधेय की परिभाषा है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहा या फिर बताया जाता है, उसे विधेय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अब सवाल ये है, जैसे मान लीजिए दो वाक्य हम लिखते हैं। पहला, राम पत्र लिखता है। और एक और वाक्य, महात्मा गांधी एक महान नेता थे। ये दो वाक्य दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। यदि ये कहा जाए कि राम पत्र लिखता है, इस वाक्य में कौन ऐसा शब्द है जो किसी कार्य करने की क्रिया को संबोधित कर रहा है? तो राम। राम इसमें काम कर रहा है। राम क्या कार्य कर रहा है? तो राम पत्र लिखने का कार्य कर रहा है। तो कहा गया है कि किसी वाक्य में जो कार्य करने वाला हो उसे उद्देश्य कहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जिसके विषय में कोई सूचना दी जाए। जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी एक महान नेता थे, इसमें कौन कार्य कर रहा है? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। तो उत्तर गलत है। यहाँ महात्मा गांधी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि महात्मा गांधी के विषय में एक सूचना दी जा रही है। इसीलिए इसकी परिभाषा का अगला हिस्सा कि जिसके विषय में कोई सूचना दी जाए उद्देश्य कहलाता है। तो इसमें महात्मा गांधी क्या हो जाएंगे? उद्देश्य हो जाएंगे। तो राम पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में महात्मा गांधी उद्देश्य का काम कर रहा है। जैसे ही उद्देश्य आप निकाल लेते हैं वाक्य का, वैसे ही जो हिस्सा बचता है वो विधेय है। क्या? कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा या फिर बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। राम के विषय में बताया गया कि राम पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है क्या हो जाएगा? विधेय। और एक महान नेता थे, क्या हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, विधेय। तो इस तरह से सरलता से उद्देश्य और विधेय आप जान पाए होंगे कि किस तरीके से इसका निर्माण होता है। उद्देश्य कभी कभी एक शब्द का होता है, कभी कभी दो शब्द का होता है, कभी कभी तीन चार शब्द का हो सकता है। जैसे मैंने कहा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे। तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये पूरा हिस्सा उद्देश्य है, और चारों भाई थे ये हिस्सा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ये कभी कंसेप्ट मत बना करके रखिएगा कि उद्देश्य हमेशा एक शब्द का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उद्देश्य एक से ज़्यादा शब्दों का भी हो सकता है। ये बात आप विशेष रूप से अपने मस्तिष्क में बनाए रखें। तो मैं आशा करता हूँ ये बात अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा समझ लीजिएगा, मोटा आदमी ज्यादा कार्य नहीं कर सकता। इसमें अगर कोई पूछे कि बताइए उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हो जाएगा मोटा आदमी।
विधेय क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बताया गया कि ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता, ये विधेय हो गया। अब इसमें भी एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इस उद्देश्य वाले हिस्से में जो आदमी है ये मुख्य उद्देश्य है, और जो मोटा है ये आदमी का क्या बता रहा है, अर्थात उद्देश्य का विस्तार बता रहा है। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य विस्तार। हो सकता है ऐसा सवाल आए कि एक वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में उद्देश्य विस्तार बताइए, तो पूरा मोटा आदमी बता देंगे तो गलत हो जाएगा। आदमी यहां मुख्य रूप से उद्देश्य का कार्य कर रहा है, और मोटा शब्द क्या है कि उस उद्देश्य को डिस्क्राइब कर रहा है, विस्तार दे रहा है, उद्देश्य को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, उद्देश्य को विशिष्ट करने का कार्य कर रहा है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो उद्देश्य और विधेय की परिभाषा अगर पूछे तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी वाक्य में जो कार्य करने वाला हो या जिसके विषय में कोई सूचना दी जाए उद्देश्य कहलाता है। विधेय के संदर्भ में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस पर और बेहतर काम करना हो तो आपको चाहिए क्या कि चाहे आप नेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से या कोई भी रिसोर्स हो, किसी भी रिसोर्सेस के माध्यम से आपको ये ध्यान रखना है कि 10 वाक्य लिखिए, 10 सेंटेंस, और उसमें उद्देश्य और विधेय अलग करिए। जब ये खुद तलाश करके लिखेंगे तो उसमें और ज़्यादा निखार आ जाएगा आप में। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको चाहिए कि आप और मेहनत करके और बेहतर करके उसको और विस्तार देने की प्रक्रिया में आइए। जब उसको आप और ज़्यादा विस्तार देंगे और ज़्यादा समझेंगे तो वो चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो आशा करते हैं ये हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके वर्गीकरण या भेद वाले हिस्से पर चलते हैं। आइए देख लेते हैं उसके विषय में क्या महत्वपूर्ण है। इसमें यही इतना जानना था। उद्देश्य और विधेय पता होगा तो हमें भी आपको बताने में या समझाने में आसानी होगी। ये एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाएंगे पर लिख तो सकते हैं ना, तो बेशक आप इसे रोक करके धूमधाम से लिखिए। चले अगले हिस्से पर आइए। अब बात आती है वाक्य के भेद। अगर हम वाक्य के भेद की बात करें तो वाक्य के मुख्यतः, अगर बात करें रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं, और वहीं अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हैं। अब रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं उनका नाम आप याद रखिए, गलत न करिए। तो पहला सरल कहते हैं या फिर आप इसको साधारण भी कह सकते हैं। दूसरा मिश्र या फिर मिश्रित कह सकते हैं। और तीसरा संयुक्त। ये किस आधार पर हम इसका वर्गीकरण किए हैं तो आप बेहद सरलता से बताइएगा कि ये रचना के आधार पर है। पर अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो पहला है
विधिवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिएगा कभी कभी सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और दे दिया संयुक्त, और पूछा गया कि अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त, क्योंकि संयुक्त किस आधार पर है? रचना के आधार पर। या तीन ये दे दिया प्रश्नवाचक लगा करके यहाँ चौथे विकल्प में, रचना के आधार पर इसमें वाक्य का भेद कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कुल मिला जुला करके कि प्रश्न की गंभीरता से बिल्कुल अवगत होना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। यदि रचना के आधार पर पूछ रहा है हाँ या नहीं, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अर्थ के आधार पर पूछ रहा है या नहीं, कभी कभी प्रश्न में है या नहीं शामिल कर देता है और हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो ये बात आपसे नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझें कि ये वाला हिस्सा अर्थ के आधार पर है। कभी कभी पूछ लेता है अर्थ के आधार पर, हमारे जहन में वही सरल संयुक्त मिश्र, सरल संयुक्त मिश्र यही जुड़ा होता है और हम जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लेते हैं और एक सवाल गलत कर देते हैं। तो हम आशा करते हैं आपसे ऐसी उम्मीद कि ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है ना? और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक है विस्मयवाचक वाक्य। एक है संकेत या एक है संदेहवाचक वाक्य। अच्छा, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटा छोटा सा क्लू है, पूरे हिस्से पर नहीं देखना है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि एकदम सरलता सा, सरल हिस्से में केवल उसके क्रिया वाले हिस्से को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सरलता से आप इसे पूरा कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा ग्रांड लेवल पर अपना स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं कि हमें लगता है कि पूरा मुझे तैयार होना चाहिए। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं जिसे हम इतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो ये संदेह हो गया। एक तो हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य। इन सब के बाद वाचक लगा लीजिए। और संकेत या शर्त सूचक वाक्य। तो ये पूरा रट जाना चाहिए, ये पूरा याद रहे, इसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो, कहीं कोई गलती ना हो। ये पूरे अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। जब इतना आपका तैयार हो जाए, एक बार, दो बार, चार बार लिख करके तैयार करिए, पर तैयार करिए। फिर हम इसके आगे वाले हिस्से पर बात करेंगे। अब हम जब अगला क्लास लेंगे, मैं क्यों इसको छोटे ब्लॉक्स में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक तो इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इससे बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। जितना बारीकी से आप वाक्य को पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से वाक्य शुद्धि वाला हिस्सा आप आसानी से कर पाएंगे। वाक्य शुद्धि इसी से रिलेटेड है। वाक्य पर अगर बेहतर कमांड होगा तो वाक्य पढ़ेंगे आपको लगेगा कि नहीं, वाक्य में ये शब्द अटपटा सा है, या इस शब्द का और इस शब्द का मतलब एक ही है। जैसे शब्द केवल संकेत मात्र हैं, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो केवल और मात्र दोनों का मतलब एक ही है। एक ही वाक्य में इतनी खूबसूरती से प्रयोग किया गया है, आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या नवीन बात है। तो यहाँ तक के हिस्से को तैयार करिए। अब हम जब अगले विषय पर चर्चा करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये कौन कौन से हैं
और कैसे इनकी पहचान करनी है, और इन हिस्सों पर बात करके देखेंगे कि ये जो हैं 8 प्रकार के, ये कौन कौन से हैं और कैसे इनको हम तैयार करेंगे, अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो हम कैसे इसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके अगले हिस्से के साथ, और आज के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।